क्लास 12। तो कल हमने एक दीप अकेला के प्रश्नोत्तर कर लिए थे। आज हम अपने नए काव्य की ओर आएंगे जिसका नाम है बनारस। तो मैं कवि परिचय और काव्य परिचय आपको आज करा दूंगी, फिर काव्य में कल आपको समझाऊँ। तो केदारनाथ सिंह, जन्म इनका 7 जुलाई 1934 को हुआ था। तो 7 जुलाई 1934 ईस्वी को प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर किया था। तो हिंदी में इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी और वहीं से ये आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। आगे बढ़कर भी इन्होंने आधुनिक हिंदी कवियों में अपना नाम रोशन किया। थोड़े ही समय के लिए वे गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। थोड़े दिनों के लिए वो प्राध्यापक रहे गोरखपुर के विश्वविद्यालय में। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर बने। अंततः इसी पद में उन्होंने अवकाश भी प्राप्त किया। आज भी वो दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे थे। मतलब अब तो ये नहीं है क्योंकि इनकी मृत्यु 19 मार्च 2018 को हो गई थी। तो इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी और साथ ही साथ ये गोरखपुर के विश्वविद्यालय में अध्यापक ही रहे, प्रोफेसर भी रहे और इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो आधुनिक कवि थे ये। मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं को केदारनाथ सिंह बड़ी समक्षता से समझते थे और अपने काव्यों में इनको यथोस्थान दिया है। तो मानव की जो संवेदनाएं हैं और भावनाएं हैं उन्हें केदारनाथ बहुत अच्छे से समझते थे और अपने काव्यों में इनको अच्छा स्थान भी देते थे। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा नहीं था, विद्रोह नहीं था, संयत स्वर सशक्त रूप में उभरता था। संकलन जमीन पक रही है वे में जमीन रोटी बैल आदि उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं और उनकी कविताओं में मानवीय संवेदना और विचार बोध को आसानी से अनुभव किया जा सकता। तो इनकी जो कविताएं होती थी वो मानव के भावनाओं पे उतरती थी, भावनाओं को ये ज़्यादा बल देते थे और इनकी कविताएं काफ़ी शांत हुआ करती थी। कविताओं में अधिक शोर शराबा नहीं, कविताएं बहुत सुंदर, शांत, संवेदनपूर्ण होती थी जो लोगों को बहुत पसंद आती थी। और इनकी कविता जो थी जमीन पक रही है उसमें भी जमीन, रोटी और बैल के ऊपर उन्होंने जोर दिया था। तो जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पास जीवन है तो आप प्रकृति की ओर ध्यान देते हैं, वस्तुओं की ओर ध्यान देते हैं। अगर जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। यह एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले जाता है। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह भाषा और भी नम्य और पारदर्शी हुई है। उसमें से एक नई ऋजुता और बैलोसपन आया है। तो केदारनाथ सिंह की जो भाषा है वो काफ़ी नए और पारदर्शी रूप में है कि इस भाषा को आप आर पार भी देख सकते हैं और उनमें कहीं ना कहीं ऋजुता है, नयापन है और बैलोसपन आया है। बिल्कुल अलग तरह की कविता ये लिखा करते थे जो लोगों को बहुत पसंद भी आते थे। उनकी कविताओं में रोज़मर्रा के जीवन का अनुभव भी बहुत परिचित बिंबों में बदलता था। मतलब बहुत अच्छे चित्र उभर कर आते थे। शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनापन अनायास ही दृष्टिगोचर होता है। काव्य शिल्प जो था, मतलब काव्य की जो भाषा शैली थी काफ़ी अच्छी थी। अकाल में सारस कविता संग्रह पर उनको सन 1979 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान तथा कुमारन आशान व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि अन्य सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। तो उन्होंने जो एक कविता लिखी थी अकाल में सारस, इस संग्रह पे कई सारे पुरस्कार उनको मिले। अभी तक केदारनाथ सिंह के 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अभी जमीन पक रही, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर, कबीर। अन्य कविताएं और बाग, कल्पना और छायावाद उनकी आलोचनात्मक पुस्तक और मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह है। कुछ समय पहले ही उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ और ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ। तो इनकी काफ़ी सारी काव्य संग्रह थी जो प्रकाशित हुई और इनको काफ़ी सारे पुरस्कार भी मिले क्योंकि मानवीय संवेदनाओं पे जो ह्यूमन
फीलिंग्स है उसके ऊपर आधारित ये बहुत सारी कविताएं लिखा करते थे और इनके काव्य जो लोगों में काफ़ी अधिक प्रचलित भी हुए। लोगों ने कभी सराहनीय क्या इनके कविताओं के इनकी कहानियों के कुछ नाम भी दिए हैं जो यहाँ पे इनके संग्रह के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाती हूँ मैं, काव्य क्या है आपका? बनारस। बनारस एक स्थान है, आपको पता है, तो बनारस के ऊपर ये काव्य लिखा हुआ है। तो चलिए इस काव्य का परिचय पढ़ते हैं। बनारस कविता में काशी की प्राचीन आध्यात्मिक गरिमा के साथ ही आधुनिकता का भी समावेश किया गया है। तो प्राचीन आध्यात्मिक गरिमा, तो पुराने गौरव जो आध्यात्मिक गरिमा कहलाती है, और आधुनिक जो अब नयापन उसमें आया है, तो दोनों को मिलाकर यह कविता बनी है। तो बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। पहले के बनारस के लोग कैसे थे, पहले की संस्कृति कैसी थी और अभी की संस्कृति कैसी है, वो भी आपको बताया जाएगा इस कविता में। बनारस शिव की नगरी और गंगा नदी के साथ विशेष आस्था का केंद्र है। बनारस को क्या कहा जाता है? शिव की नगरी, और गंगा नदी का यहाँ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। तो बनारस में गंगा और गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिनमें वसंत उतरता है, यह चित्र बनारस कविता में अंकित हुई है। तो यहाँ पे गंगा जी के घाट, मंदिरों के किनारे बैठे हुए जो भिखारी हैं, उनके कटोरों पे भी वसंत उतरता है। तो वसंत ऋतु आते ही उनके कटोरों में भी वसंत उतर जाता है। तो इसका अर्थ भी जानेंगे हम इस कविता में। तो गंगा नदी में बंधी नाव, एक ओर मंदिरों घाटों पर जलने वाले द्वीप, दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिता अग्नि यानी कि जलती हुई लाशें, उनसे तथा हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस। तो बनारस की खासियत इन 2 वाक्यों में बता दी गई है। यहाँ हर कार्य अपनी रॉ में होता है, अपने रूप में होता है। आस्था, श्रृंगार, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य, भक्ति का मिला जुला रूप है बनारस। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस रहस्यों को खोलती है। तो पुराने समय की संस्कृतियाँ और जो रिवाज और जो भव्यता थी और जो आधुनिकता जो उसमें समावेश हुई है नए समाज की, तो वो समावेश आपको बनारस काव्य में मिलने वाला है। शब्दों की सरलता के साथ ही भाव की गहराई इस कविता की खास विशेषता है। तो शब्द लेखक ने, कवि ने बड़े हल्के फुल्के शब्दों का प्रयोग किया है और शब्दों की गहराई जो है वो आपके मन को छुएगी। तो कविता में शब्दों की गहराई बहुत अधिक है और शब्दों का सरल और सहज उपयोग भी है। तो केदारनाथ जी द्वारा रचित बनारस कविता में हम बनारस की संस्कृतियों के बारे में जानेंगे, आधुनिकता के बारे में जानेंगे, वहाँ के रहन सहन के बारे में जानेंगे, वहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे। तो बनारस पुराना कैसे था, नया कैसा है, यह सब कुछ आपको इस बनारस कविता में मिलेगा। ज़्यादा अधिक लंबी कविता तो ये है नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत अधिक नहीं है, परंतु इस कविता में पूरे काव्य को ढाल दिया गया है। 1-2 पंक्तियाँ आप ध्यान से सुनिए। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा व मडवा डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। तो मानवीकरण भी किया गया है शहर का, शहर को एक मानव की तरह प्रस्तुत कर दिया गया है। इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 संकलित बनारस कविता से लिया गया है। इसके रचयिता केदारनाथ सिंह हैं। इस पंक्ति में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव का वर्णन के परिप्रेक्ष्य में वहाँ वसंत ऋतु के आगमन का चित्रण किया गया। तो प्राचीन संस्कृतियों के आधार पर जब वसंत ऋतु आती है तो बनारस का चित्रण किया गया है। यहाँ वसंत के मौसम में उठ रही आंधी का बिंबात्मक वर्णन भी किया है। वसंत ऋतु में जो आंधियाँ उठती है उसका मानवीकरण कर दिया गया है। बिंबात्मक मतलब
चित्र आपके मन में उभरने लगे, इस प्रकार से इसे प्रदर्शित किया गया है। तो कल मैं आपको इस काव्य के अर्थ बताऊंगी, व्याख्या समझाऊंगी। आज मैंने आपको लेखक परिचय, बनारस काव्य परिचय समझा दिया और प्रसंग भी समझा दिया। तो अगले वीडियो में बाकी की कविता। ओके क्लास 12, धन्यवाद।